Hello students. Hello guys. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon बच्चा. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon students. Good afternoon. Okay. Students, I'm audible or not? Please confirm. Am I audible to all of you? Am I audible as well as visible? As well as visible बच्चा? All good? चलिए. Very good students. Students, up to the last class, we have completed almost chapter number second. केवल एक टॉपिक हम लोगों का रह रहा है, that is the company, joint stock company. This is the last topic of this chapter, but this topic includes a particular single chapter. ठीक है. पहले आपके NCERT के अंदर चैप्टर नंबर 7 हुआ करता था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. एक बार चेक करो NCERT किन किन स्टूडेंट्स के पास में है. NCERT है बच्चा आप लोगों के पास में? वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो है, वो चैप्टर नंबर 7 भी अब आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंक्लूड कर दिया है. तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ ही उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. राइट? डन बच्चा? ओके. ठीक है ना. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? स्टूडेंट्स, कंपनीज को लेकर बहुत ज्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट बाय द लॉ. इसके अंदर बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत ज्यादा हम लोगों को गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है. तो कंपनी एक तरीके से बहुत रेयर चांसेस में सेलेक्ट होती है, लेकिन कंपनी वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो बहुत बड़े लेवल पे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं. जैसे रिलायंस हो गए, संगम हो गई, एलएनजे ग्रुप हो गया, जिंदल हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया. ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस के साथ में अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हम लोग देखते हैं, ये सारी कंपनी, ये सारी क्या है? कंपनीज हैं. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज हैं. ठीक है. तो जनरली हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपनी. तो बच्चा, कंपनी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है. स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर द 11th एंड 12th क्लास एज वेल एज इन द प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो. चाहे आप सीए में चले जाएं, सीएस में चले जाएं, चाहे आप बीबीए, एमबीए, क्लैट या फिर कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको ये कंपनीज एक्ट 2013 बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट और आज करनी थी. ठीक है. कल हम लोग जीएसटी पर एक छोटा सा सेमिनार, इंट्रोडक्टरी सेमिनार हम लोग रखने वाले. ठीक है. तो प्लीज जितने ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करें वो अच्छा है. कल हम लोग अपने कोर्स से, अपने लीग से हटकर कुछ बातें करने वाले, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में. ठीक है. तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स उसे ज्वाइन करें. टाइमिंग सेम रहेगा हम लोगों के लिए. ठीक है. कि जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी की हिस्ट्री, जीएसटी किस तरीके से एप्लीकेबल होता है. ठीक है. इन सारी बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे. ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करें कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. ठीक है. आपके भी जो फ्रेंड्स अपनी क्लासेस में कंटिन्यू नहीं है, उनको भी आप लोग बता देना कि जीएसटी पर कल हम लोग बातचीत करने वाले हैं. ठीक है. यस. व्हाट इज द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? It gives a definition of the company. What is the definition of the company? Sir, company is an organization which is incorporated under the Companies Act 2013 or any other previous company law.
ये कौन सी डेफिनेशन होगी सर? सर ये तो है एक्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है, या फिर 2013 से पहले भी अगर कोई कंपनी लॉ हुआ करते थे, उनके अंदर अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उन्हें भी हम लोग यहाँ कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे? पार्टनरशिप इंक्लूड नहीं होगा, एचयूएफ इंक्लूड नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी दूसरे एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो इनकॉर्पोरेट हो गया, या फिर कोई दूसरा एक्ट उनके लिए है, तो उन्हें हम लोग कंपनी की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। कंपनी की डेफिनेशन में किन्हें काउंट करेंगे? जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर हुआ है। पर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? कंपनी लॉ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ? सर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, सर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब 2013 से पहले जो कंपनी लॉ एप्लीकेबल थे उनका मतलब है प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे सर इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1942 और कंपनीज एक्ट 1956। तो ये पहले 2013 से पहले ये, इसका पीडीएफ कब अपलोड करोगे? आज हो जाएगा बच्चा, आज हो जाएगा। ओके, नाउ वी कैन कंटिन्यू विद आवर कोर्स। ओके, तो ये सब क्या थे? 2013 से पहले के कंपनी लॉ थे। और इन कंपनी लॉस के अकॉर्डिंग भी अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे धीरू भाई अंबानी ने कौन सी कंपनी बनाई थी? विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द धीरू भाई अंबानी? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द धीरू भाई अंबानी? अरे यार सर, धीरू भाई अंबानी, सर याद नहीं आ रहा है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिताजी थे, कोकिला बेन अंबानी के हस्बैंड है, लेकिन कौन सी कंपनी? ओके, रिलायंस, वेरी गुड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2013 के बाद तो बनाई नहीं, उससे पहले ही बना ली थी, लेकिन उस टाइम पर जो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल था, उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 का इनकॉर्पोरेशन किया। यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, ऐसे ही रतन टाटा ने टाटा कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी, टीसीएस स्टार्ट की थी, आईबीएम स्टार्ट हुई थी, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, एचजेडएल स्टार्ट हुई थी, वेदांत ग्रुप ने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, अडानी ग्रुप ने अपना वेंचर्स स्टार्ट की थी। ये सब क्या है सर? 2013 से पहले के जो कंपनी लॉ है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन लेकिन उन्हें आज भी कंपनी के डेफिनेशन में काउंट करेंगे, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ तो किसमें है? एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, बेटा सेक्शन याद करने का तरीका होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है। जो 2 के बाद जो ब्रैकेट में 20 लिखा हुआ है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सब पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन का पॉइंट, सेक्शन का सब क्या होगा? सब सेक्शन, क्या कहेंगे उसे? सब सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 आपको भी पूरा पढ़ना जरूरी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 of the Companies Act 2013, a company means company incorporated under this act. This act का मतलब Companies Act 2013 और any other previous company law. What is the meaning of any other previous company law? तो previous company law का मतलब Companies Act 1866, 1882, 1913, कंपनी ऑर्डिनेंस 1942 और कंपनीज एक्ट 1956। ये सारे एक्ट आप लोगों को याद करना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं बहुत बार दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस कंपनीज लॉ। ठीक है, यस। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार कंपनी की ऐसे डेफिनेशन मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग है कि भाई कंपनीज एक्ट, कंपनी वो हो गई जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले प्रीवियस कंपनी लॉ में हुआ था।
इसका कोई मतलब नहीं, मतलब इसका मतलब एलएलपी वो है जिसका रजिस्ट्रेशन एलएलपी के अंदर हुआ हो, पार्टनरशिप वो है जिसका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में हुआ हो। इससे कोई डेफिनेशन थोड़ी ना समझ आ, एक प्रॉपर डेफिनेशन हमको समझ में आनी चाहिए। तो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members. A company can be described as an artificial person having a separate legal identity, perpetual succession, and common seal. ओहो सर, इसमें तो पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया। चलो इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। A company is a association of person. Association of person, it means company can be formed by a group of persons. ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी फॉर्म करते, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब समझ में आ गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल, वेरियस पीपल इंक्लूड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। is formed out carry any business activity, very good, कोई भी business activity पर्पस कैरी ऑन करने के लिए बनेगी। has a legal status independent of its member, इसका मतलब क्या हो गया? लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? और कहां पढ़ा था सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? बताएं फटाफट फटाफट, हमने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और कहां पढ़ा था? जल्दी बताओ, कहीं तो पढ़ा था सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हम लोगों ने। कहां पढ़ा था बच्चा सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? परफेक्टली, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा था। वेरी गुड, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज दैट मींस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मींस अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। सब लोगों को नजर आ रहा है क्या बच्चा? एवरीवन कैन रीड इट? नो। ओके, अब नजर आ रहा है? यस सर, अब नजर आ रहा है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा दैट कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या हो गया? बताओ बच्चा फटाफट फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन? सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ वेरियस पीपल हु वांट्स टू डू अ सेम बिजनेस एक्टिविटी टुगेदर। ठीक है, दूसरा मैंने बताया लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसका मतलब क्या हो गया? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब all the all the members of the company has limited liability. All the members of company has limited liability. It means company is responsible for all contracts which is made by the company with their own name. मेंबर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। मेंबर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थर्ड पार्टी के साथ में, उसके लिए केवल मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं थर्ड पार्टीज के साथ में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। नो एनी क्रेडिटर कैन केम टू द मेंबर ऑफ द कंपनी टू रिकवर देयर ड्यूज विद द कंपनी। कंपनी के साथ उसके जितने भी ड्यूज हैं, क्रिएटर उन ड्यूज के लिए मेंबर के पास नहीं जा सकता। वो किसके पास जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास में जाएगा।
इट मींस कंपनी हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम देयर मेंबर्स। दोनों पॉइंट समझ में आ गए अभी तक जो मैंने कहा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और दूसरा लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दोनों पॉइंट समझ में आ गए बच्चा। चलिए, अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। स्टूडेंट्स, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास में होता है, कंपनी ऑटोमेटिक एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है, एक रोबोट जैसी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास अब खुद का बर्थ सर्टिफिकेट है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे आप लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही कंपनी का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है। कानून की नजर में अब कंपनी क्या हो गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हो गया सर, उसे वोट देने का राइट नहीं है। दिस इज नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री बट दिस इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ओ यार सर, क्या बोल देते हो, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इट इज रेजिडेंट। क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट इज दैट मीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेजिडेंट? चलिए सर्च करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेजिडेंट। So citizenship refers to a person's allegiance to a government in exchange of for its protection at home and abroad। इसका मतलब सिटीजन वो पर्सन हो गए जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट दिया जा सकता हो, जिसे उस देश में अपने घर में रहने का अधिकार हो। बट रेजिडेंट इज अ पर्सन हु is legally living or working in a particular locality, जिससे किसी देश में काम करने का, बिजनेस करने का राइट हो, तो वो रेजिडेंट है। कोई भी पर्सन जिसे वोटिंग का राइट मिल जाए वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, और जिसे वोटिंग का राइट तो ना मिले लेकिन वो भारत का है, वो इंडिया का है और इंडिया में बिजनेस करने का राइट रखता है, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या कंपनी वोट देने का राइट रखेगी क्या? इज द कंपनी हैज राइट टू वोट? नो, कंपनी को वोट देने का राइट नहीं है, लेकिन चूंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, तो इस वजह से वो इंडियन रेजिडेंट होगी। क्या होगी वो? इंडियन रेजिडेंट होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या बच्चा? इट मींस लीगली इट इज अ पर्सन बट नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज नोन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट हो तो पूछो बच्चा। ऑल क्लियर? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब प्लीज 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 मैसेज फास्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। चलिए, हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, perpetual succession. What is the meaning of perpetual succession? The perpetual succession, it means it becomes भीष्म पितामह after their registration। मैंने एक बहुत अच्छा लाइन बोला है, it becomes भीष्म पितामह। ये भीष्म पितामह को ऐसा कौन सा वरदान था जिसकी वजह से उन्हें भी परपेचुअल सक्सेशन कहते थे? नाम सुना है भीष्म पितामह का? ही नेवर डाई। वेरी गुड। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इच्छा मृत्यु का मतलब जब उनकी इच्छा होगी तो उनकी डेथ होगी, अदरवाइज उनकी डेथ नहीं होगी। ऐसे ही कंपनी का एग्जिस्टेंस बहुत लंबे टाइम तक रहता है, 500, 1000, 2000 सालों तक कंपनीज जिंदा रह सकती है। सर कैसे?
सर कंपनी का बर्थ कैसे हुआ? बाय द लॉ, बाय द लॉ। और कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? बाय द लॉ। किसी भी मेंबर के आने जाने, जीने मरने, डेथ, इनकेपेबिलिटी, इंसॉल्वेंसी या किसी भी तरीके से कंपनी का एग्जिस्टेंस में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे कंपनी के अंदर एक भी मेंबर ना रहे, तब भी कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए केस था बच्चा, कोर्ट के पास एक केस आया था। उस केस का नाम था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। इस कंपनी में क्या हुआ था, जितने भी 10, 12, 15 जितने भी शेयर होल्डर्स थे, वो एक मीटिंग के लिए एक हॉल में इकट्ठे हुए। ठीक है, जितने भी मेंबर्स है सब एक हॉल में इकट्ठे हुए, उनकी फैमिली मेंबर्स सब, कोई भी बाहर नहीं था, सारे मेंबर्स उस कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो एक हॉल में इकट्ठे हुए एक मीटिंग के लिए। और अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक टेररिस्ट अटैक हो गया और उन सारे मेंबर्स की बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट के पास में, कोर्ट के पास में एक केस आया कि सर क्या सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, एक भी ना बचे, तब भी क्या कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी कंटिन्यू रहेगी? बोले हाँ, यस, यस, फिर भी कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी हैज लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। चाहे उसके मेंबर्स आए जाएं, जिए मरे, डेथ हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पर कंपनी के एग्जिस्टेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इट कैन बी रन, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय द लॉ, और केवल लॉ के पास में ही, कानून के पास में ही राइट है कि वो कंपनी को डिसॉल्व करे, कंपनी को खत्म करे। बाकी कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा। तो सर फिर ऑनर कौन होगा? ऑटोमेटिक गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करेगी, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट उसे कंटिन्यू करेगी, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा चलता रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। चाहे उसके सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, फिर भी उसका एग्जिस्टेंस चलता रहेगा। इसलिए मैंने उसको कहा था कि कंपनी इज जस्ट लाइक अ भीष्म पितामह। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? सो परपेचुअल सक्सेशन इट मींस कंपनी नेवर बी डाई, it is incorporated by the law and can be dissolved by only law. Any member can come, any member can go out. Even if all members will die, it does not affect the existence of the company. कंपनी फिर भी अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करेगी। डन? समझ आ गया? पक्का? देखो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के एक एक कीवर्ड को हमको समझना जरूरी है। बेटा लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है, लॉ इज नॉट थियोरिटिकल सब्जेक्ट। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए क्लैट करना चाहते हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट करना चाहते हो, तो आपको कानून, आपको लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। और लॉ आप लोग ऐसा थियोरिटिकल जैसे एसएसटी पढ़ लिया या फिर इंग्लिश पढ़ लिया, ऐसा नहीं है लॉ। लॉ इज द कॉन्सेप्चुअल and logical subject which has to be doing some practical knowledge। तो हमको इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर जाना पड़ता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम लोगों को लॉजिकल एनालिसिस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लॉ। तो इसके एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझना बच्चा। तो यहां पर मैंने कंपनी की जो डेफिनेशन बताई है, उस कंपनी की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इट मींस अ ग्रुप ऑफ पर्सन formed for carrying any business activity and has legal status independent from its members। it means members ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके लिए सिर्फ मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, और कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसके लिए सिर्फ कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। A company can be described as an artificial person। artificial person it means after the registration of the company it has legal status in the eyes of the law। कानून की नजर में ये एक इंसान की जैसा है, बस
ये एक रेजिडेंशियल, ये एक सिटीजन नहीं हो सकता, ये कि सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, perpetual succession it means company never be die. And last one is, and a common seal, that common seal is known as signature of the company. मैंने आपको कहा था कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज मेड बाय द नेम ऑफ द कंपनी, जिस पर कंपनी का नाम हो, जिस पर कंपनी के सिग्नेचर हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी के अंदर से एक माताजी निकलेगी और वो माताजी यहां पर आके सिग्नेचर करके वापस समा जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या किया जाए सर, कंपनी की एक कॉमन सील होगी, कंपनी की एक रबर स्टाम्प नहीं होगा, एक कॉमन सील अलग होती है जिसको हम कहते हैं एडहेसिव सील। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एडहेसिव सील। ठीक है, वो कॉमन सील जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पर लगी होगी, कंपनी केवल उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, अदरवाइज कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? कॉमन सील इट मींस सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। डन? नो सर, नॉट डन। क्रिएट द पोल। ओके, डन। Many of the students are not awareing with the poll, yeah. Garvit, Harshit, Komal, Meet, Riya. Please answer the poll. Very good. Riya, Meet, Harshit. चलिए, आपकी एब्सेंट लगा रहा हूं, रिया, मीत और हर्षित। Yes, the shareholders of the company are the owners, while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholders. Students, if any person who hold the share of the company, आपने सुना कभी कि किसी के पेरेंट्स शेयर मार्केट में भी डील करते होंगे? अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट द शेयर्स? कभी नाम सुना है शेयर्स का? ठीक है, ये शेयर होता क्या है? सो शेयर, शेयर का अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? द शेयर मींस पीस, पीस एक टुकड़ा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी पीस? द शेयर मींस अ पीस ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, पीस ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी। अब हमें यह पता है कि जो भी पर्सन कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है वो कंपनी का ओनर होता है। नो, पार्ट ऑफ कंपनीज शेयर, नॉट कंपनी, पार्ट ऑफ कंपनीज शेयर। ठीक है, तो जो भी पर्सन कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है वो कंपनी का ओनर होता है। और सपोज दैट किसी कंपनी की शेयर कैपिटल 1000 करोड़ रुपीस है और उसके जितने भी शेयर्स हैं 100 रुपए का एक शेयर, 100 रुपीज का एक शेयर, तो उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए सर? उसके 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर हो गए। ठीक है, अब सपोज दैट मैंने कंपनी के अंदर एक शेयर ले लिया, शेयर ले लिया मतलब मैंने कंपनी के अंदर कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं कौन हो गया? ओनर ऑफ द कंपनी। मैं कौन हो गया बच्चा? ओनर ऑफ द कंपनी। अब मुझे बताएं, क्या आपके पेरेंट्स ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे? पूछो 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 फटाफट फटाफट। अच्छा, किस किस के पेरेंट्स ने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज कर रखे हैं? कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने शेयर परचेज कर रखे हैं? रिया, प्रियल, मीत, कोमल, हर्षिता, गार्गी। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इट मींस उन्होंने किसी कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रखा है। अब जैसे हम कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग कौन हो जाते हैं? ओनर हो जाते हैं। एंड ओनर वो पर्सन होता है जो कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी में डिसीजन मेकिंग राइट रखता है। ओनर वो पर्सन होता है जो कंपनी के प्रॉफिट्स में, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स को रिसीव करने का राइट रखता है।
ऑनर वो पर्सन होता है जो कंपनी के अंदर बहुत सारे दूसरे राइट्स भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर्स होते हैं, और ये शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पर कंपनी में जाके अपनी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। अब किसी कंपनी के अंदर 10 करोड़ शेयर्स हैं और 10 करोड़ शेयर्स में सबने एक एक शेयर ले रखा है, तो कंपनी के ओनर्स कितने हो गए? 10 करोड़, 10 करोड़ शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी के 10 करोड़ ओनर्स हो गए। अब हम लोग रेगुलरली तो उस कंपनी में जाएंगे नहीं 100 रुपए के लिए, तो हम सब मिलकर क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक कमिटी, मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट कर देते हैं कि आप लोग हमारे बेसिस पर कंपनी को संभालो। जैसे कहा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिलायंस। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है ये देखो, नीता एम अंबानी, हीरालाल मेशवानी, निखिल आर मेशवानी, एम एस प्रसाद, पीके कपिल, आर एस। तो ये कौन है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिनको इलेक्ट किया है कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, कंपनी के ओनर्स ने, कि सर हम डेली बेसिस पर कंपनी में जा नहीं सकते, इसलिए आप लोग हमारे बिहाफ पर आप कंपनी संभालो। तो ये लोग क्या करते हैं? हमारे बिहाफ पर कंपनी के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? ये हमारे बिहाफ पर कंपनी के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यूजुअली द ऑनर एक्सरसाइज एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, क्योंकि जितने भी बड़े डिसीजन है उनके लिए तो उनको हमें पूछना पड़ेगा, उसके लिए उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करना पड़ेगा। हाँ, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो हम लोग उनको पावर देते हैं कि आप डिसीजन ले लो। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट नोन एज शेयर्स। मैंने आपको बता दी ये बात, which can be transferred freely from one shareholder to another. If I want to sell my right in the company, suppose that मुझे अभी पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई, मैंने कंपनी के शेयर बेच दिए, ठीक है, तो शेयर में इजीली बेच सकता हूं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पीएनबी करंट शेयर प्राइस। ये देखो, आज अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदना चाहूं तो एक शेयर मुझे कितने रुपए में मिलेगा? एक शेयर कितने रुपए में मिलेगा बेटा मुझे? 40। ओ, रेट गिर गई, अभी 5 पैसे से रेट गिर गई। तो शेयर मार्केट में डेली बेसिस पर शेयर्स को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर, खरीद और बेच सकते हैं इजीली। इट इज इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पर प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता। सर कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर किसी कंपनी के नाम के आगे, अगर किसी कंपनी के नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ है तो उसके शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? उसके शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हो सकते। लेकिन अगर किसी कंपनी के नाम के आगे सिर्फ एलटीडी लिखा हुआ है, इट मींस वो पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर्स मार्केट में सेल के लिए आ सकते हैं, सेल और परचेज उसमें हो सकता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बताओ बच्चा, फटाफट फटाफट एग्जाम्पल बताओ, प्राइवेट लिमिटेड का एग्जाम्पल बताओ। प्राइवेट लिमिटेड के एग्जाम्पल कोई ध्यान में हो आपको, जिसके नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लगता हो? नो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत, नहीं बीएसएनएल भी नहीं है, भारत सेवा निगम लिमिटेड। बेटा ये इसके आगे सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं हो रहा। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इज नॉट अ कंपनी, उसके शेयर्स अभी तक आए नहीं है बच्चा। अच्छा, कभी मार्केट में निकले हो आप लोग? बालाजी मार्केट में गए हो? वहां पर एक बहुत बड़ी शॉप है, लोभचंद मांगीलाल चद्दर वाला प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या हो गया? प्राइवेट लिमिटेड। और भी बहुत सारी कंपनीज के एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया? ये देखो, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके नाम के आगे आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं, पीवीटी एलटीडी। क्या देख रहे हैं बेटा? पीवीटी एलटीडी। ठीक है बेटा, अडानी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड है क्या? चेक कर लेते हैं। नो बच्चा, अडानी गैसेस इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड। उसका शेयर प्राइस आ रहा है, अडानी गैस लिमिटेड है, अडानी भी लिमिटेड है। ठीक है, तो कोई भी लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स को हम लोग इजीली सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड शेयर्स को हम लोग सेल परचेज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ आएगा? पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर उसके नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, ओनली लिमिटेड, तो हम उसके शेयर परचेज सेल कर सकते हैं। भिलवाड़ा की लिमिटेड कंपनीज के नाम बताओ, भिलवाड़ा की सिर्फ लिमिटेड कंपनीज के नाम बताओ जिसके नाम के आगे सिर्फ एलटीडी लगता है। यस, जिंदल लिमिटेड, जिंदल शॉ लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा सर संगम इंडिया लिमिटेड, सर इसके अलावा बीएसएल भिलवाड़ा शूटिंग्स लिमिटेड। तो ये जो, बिल्कुल बीएसएल लिमिटेड, वेरी गुड। ठीक है, तो इनके नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगता है, तो इसके शेयर्स हम लोग खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे भिलवाड़ा के अंदर नितिन स्पिनर्स है नितिन स्पिनर्स, नितिन स्पिनर्स शेयर प्राइस, ये देखो, तो वो भी क्या है बच्चा? ये देखो क्या लिखा हुआ है इसके आगे, लिमिटेड वर्ड, केवल एक लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसके शेयर्स प्राइस को हम लोग इजीली सेल परचेज कर सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ लिमिटेड। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ आ गया क्या बच्चा? कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ऑल गुड, सबको सब कुछ समझ में आ गया क्या? नो डाउट, ऑल क्लियर? यहां तक क्लियर होना चाहिए, बाकी की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पर यहां तक क्लियर होना चाहिए। फीचर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, पर कल हम लोग क्या करने वाले हैं एक बार बताओ मुझे। तो कल हम लोग एक स्पेशल क्लास रखने वाले हैं, और उस स्पेशल क्लास का सिंगल मोटो होगा, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। इवन मैं आपको कल ये भी बताऊंगा दैट how to registered your organization in GST. If I want to register my organization into the GST, तो उसका GST रजिस्ट्रेशन मुझे कैसे करना है वो भी कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, डन बच्चा? समझ आ गया? तो जितने भी आपके फ्रेंड जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए आज, आप उनको प्लीज प्लीज कॉल करके उनको बोल देना कल की क्लास जीएसटी की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, चूक ना जाए। डन? चलिए एक बार ये देखो, फीचर्स आप लोगों को मैंने बता दिए, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, फॉर्मेशन, परपेचुअल सक्सेशन, हु इज मेकिंग द कंट्रोल, लाइबिलिटी, कॉमन सील, बता दिया क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? जल्दी जल्दी बताओ सर। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इट मींस company has unique distinct identity from their members. Artificial person it means it is creation by the law. Formation compulsory, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट इज वेरी लेंदी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वेरी कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, ये नोट्स आज आप लोगों के पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे बच्चा, तो प्लीज आप लोग अपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कंप्लीट करें। ओके, बाय बच्चा।